सिस्टम यूनिट को अपने पैर से ठोकर मारते हुए एमसी ने चिल्लाया कि ये काम नहीं कर रहा। मॉनिटर पर लोडिंग प्रक्रिया दिखाई दी और एमसी ने नोट किया कि ये चालू हो गया है। एमसी ने कर्सर को जादू के असामान्य हीलिंग तरीके के लिंक पर ले जाया। मुट्ठी बांधते हुए एमसी ने उस तरीके के बारे में सोचा जिसे जागृत लोग हीलिंग की क्षमता के साथ उपयोग कर सकते थे। एमसी ने कैबीज को बुलाया जब अचानक वह उसके पीछे प्रकट हुई और पूछा कि क्या उसे बुलाया गया था। एमसी ने पूछा कि क्या वह स्किल मास्टर कर सकता है जो लोगों की बीमारियों को ठीक करता है, जिस पर इकाई ने सिर झुकाया और कहा कि उसे नहीं पता। सहायक ने सुझाव दिया कि अगर इस स्किल की समझ शर्तों को पूरा करती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके बाद उसने झुककर पूछा कि यहाँ ये छोटी चीज क्या है, जबकि एमसी समझ नहीं पाया कि क्या ये सच है। कॉकरोच अपना सिर उठाया और साथी ने नोट किया कि चाहे जैसा भी देखे, अगर उसके पास इस क्षमता की पर्याप्त समझ थी और उसने इसे प्राप्त किया तो इसका उपयोग करने के लिए उसके स्तर को वर्तमान स्तर से अधिक होना आवश्यक है। अचानक उसके सामने कीट ने अपने पंख फैला दिए। थोड़ी पर मुट्ठी रखते हुए एमसी ने कहा कि उसने उसे समझ लिया। सर्च बार में पोर्टर्स का पैराडाइज टाइप करते हुए एमसी ने नोट किया कि इस स्थिति में उसे पहले अपना लेवल बढ़ाना होगा। एमसी ने कहा कि उम्मीद के अनुसार इस सप्ताह के सभी पोर्टर पद पहले ही भरे जा चुके हैं, और फिर उसने सोचा कि ये कैसे है कि एक भी पद खाली नहीं है, जबकि कैबीज कीट के पीछे जूते के साथ दौड़ रही थी। फोन की ओर हाथ बढ़ाते हुए एमसी ने सुझाव दिया कि वह उसे कॉल कर सकता है। कॉकरोच मेज के नीचे रेंग गया जब अचानक एमसी ने संवाददाता को अभिवादन किया और पूछा कि क्या अब वह बात कर सकता है। एमसी ने टाइसू से पूछा कि क्या इस सप्ताह पोर्टर्स के लिए और कोई काम है, और फिर चिल्लाया कि वह कल दोपहर से पहले आ सकता है, जबकि इकाई की आंखें सितारों जैसी चमक रही थी। कीट ने अपनी मूंछें ऊपर उठाईं और एमसी ने जोर से बुजुर्ग का धन्यवाद किया। अचानक कॉकरोच के भाई मेज कर रेंग आए और एमसी ने कहा कि ऐसे में वे कल सुबह एक दूसरे को देखेंगे। सिर झुकाते हुए एमसी ने राहत की सांस ली। सहायक दरवाजे के पास बैठी थी और उसका साथी ने पूछा कि वह क्या कर रही है। सूरज आकाश में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे की लॉक पर उंगली दबा रहा हो। उसी समय एमसी ने एक आंख खोली और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अपने मस्तक को खुराचते हुए एमसी ने दरवाजे की खटखट पर जवाब दिया और सोचा कि इतनी जल्दी कौन लाया गया होगा। अपार्टमेंट से बाहर आते हुए एमसी ने देखा कि कोई नहीं था। एमसी ने आगे झुककर सोचा कि बच्चे मजाक कर रहे होंगे, और फिर अनुमान लगाया कि ये क्या हो सकता है। जमीन पर उसने केले का दूध और उसके पास एक नोट देखा। कागज खोलते हुए यूबी का संदेश पढ़ा जिसमें उसने लिखा कि उसने उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया, और इसके बाद उसने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता कि वह उसकी मदद के लिए धन्यवाद कैसे करे, लेकिन उसने फैसला किया कि वह उसे उसका पसंदीदा केले का दूध लाएगी। एमसी ने ड्रिंक का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसी क्षण एमसी ने उसमें स्ट्रॉ डाल दिया और कहा कि यह लड़की प्यारी है। पड़ोसी दीवार के पीछे छिप गई और एमसी ने कहा कि वह आज भी उतनी ही ऊर्जावान और खुशमिजाज दिन बिताएगा। फोन हाथ में रखते हुए एमसी ने देखा कि समय धीरे धीरे बीत रहा था। दूरी में एमसी ने एक चलती कार देखी। कार के पहिए जल्दी रुक गए। अचानक वाहन की खिड़की खुलनी शुरू हुई। टाइसू मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह इस समय तक अच्छा रहा, जिस पर उसने उत्तर दिया कि यह सब उसके कारण था। सिर खुजाते हुए एमसी ने माफी मांगी कि उसने कल अचानक कॉल किया, और व्यक्ति ने कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ काम करने में खुश रहता है, और उसे जल्दी अंदर आने दिया क्योंकि वे उपकरण लेने जा रहे थे। कुछ समय बाद सियोल शहर की एक सरकारी एजेंसी दिखाई दी। मैनेजर ने हाथ उठाया और बताया कि वह सामग्री लेने जाएगा और बाद में मिलेंगे। पोर्टर मेंटेनेंस विभाग का साइन दिखाई दिया और उसी समय एमसी के नाम सुने गए। लड़की ने लड़कों को देखते हुए पूछा कि क्या वे टीम ए के पोर्टर्स हैं जो आज सुबह 9 बजे मिशन पर जा रहे हैं, जिस पर सकारात्मक उत्तर मिला। कर्मचारी ने टैबलेट पकड़ते हुए कहा कि पहले वे पहचान प्रक्रिया से गुजरेंगे और उन्हें उसका पालन करना होगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा साइन दिखाई दिया, जिसके बाद कर्मचारी ने कहा कि सभी आवश्यक चीजें और हथियार यहाँ हैं। फर्श पर उपकरण थे और सुना गया कि 3 सबमशीन गन, 2 बॉक्स गोली और 4 फ्रेम बैकपैक्स हैं, और उन्हें देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है और अपनी व्यक्तिगत गोली लें। कर्मचारी ने भौएं उठाते हुए कहा कि चूंकि वे यहाँ 1 साल से ज्यादा समय से हैं, उसे लगा कि उन्हें उपकरण सौंपने के नियम समझाने की जरूरत नहीं है, और फिर एमसी की ओर मुड़ गई। लड़की ने कहा कि उसे नहीं पता कि वहां क्या हुआ, लेकिन उसने पिछली बार जो उपकरण इस्तेमाल किया था वह अब खराब हो गया है, और इसके कारण एमसी के चेहरे से पसीना बहने लगा। मुस्कुराते हुए कर्मचारी ने कहा कि अगर इस बार उपकरण सुरक्षित रहेगा तो वे उसके बहुत आभारी रहेंगे, और एमसी ने जवाब दिया कि वह सावधान रहेगा। भारी सांस लेते हुए लड़की ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी सुरक्षा है, इसलिए उसने उन्हें सुरक्षित लौटने की कामना की। कुछ समय बाद कांटेदार तार दिखाई दिए। टाइसू ट्रक में बैठा उसने उन्हें आगे जाने की अनुमति मांगी। कुछ ही समय बाद कार आगे बढ़ी। दरवाजा जोर से बंद करते हुए एमसी ने कहा कि वे अंततः पहुंच गए। आंखें तिरछी करते हुए मैनेजर ने निर्णय लिया कि उन्हें शिकार करना शुरू करना चाहिए। अचानक किसी का पैर दिखाई दिया। फोन स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया और सुना गया कि कनेक्शन गायब होने लगा है। एमसी ने मुंह खोला और पूछा कि क्या वे पहले ही फील्ड के पास हैं, जिस पर उत्तर मिला कि ऐसा लगता है क्योंकि फील्ड में हमेशा नेटवर्क समस्या रहती है। दूरी में एक स्क्वाड दिखाई दी और टाइसो ने कहा कि यह शायद सबसे अच्छा है, जिसके बाद उसने सुझाव दिया कि वे यहीं रुक जाएं। अचानक एमसी ने मुंह चौड़ा कर लिया।
अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाते हुए मैनेजर ने कहा कि जैसा कि सभी जानते हैं, आज हमारा दुश्मन कुत्ते हैं, और समझाया कि उन्हें कुत्ते कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वे बछड़े हैं। खराब राक्षसों को पेश करते हुए एमसी ने कहा कि हम उनके लक्षणों की बात करें तो वे हिंसक थे, और उनके आकार की तुलना में उनकी मोटर नर्व्स अच्छी तरह से विकसित थीं, और वे आमतौर पर 2 या 3 में हमला करते थे, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एमसी ने भौएं उठाई और सोचा कि क्या वे शिकार के लिए जाल हैं, और फिर सोचा कि मैनेजर ब्रीफिंग में अच्छा है। सैनिक ने तिरछी आंखों से कहा कि जब और पोर्टर्स ने पहली बार उनका ध्यान आकर्षित किया, उन्हें शिकारी को सौंपना होगा। और एमसी ने सोचा कि शायद उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसने पहले कई राक्षस देखे थे। एमसी ने अचानक अपनी नजर दूसरी ओर मोड़ दी। अपनी स्क्वाड को देखते हुए एमसी ने पूछा कि क्या वे फिर से उनके साथ हैं, और उसी समय टाइसू ने विषय बदलने का निर्णय लिया और पूछा कि शिकारी के पास कोई सवाल है। अचानक उन्होंने एमसी से पूछा, जिससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया कि उसे कुछ बुरा होने का पूर्वाभास है। एमसी ने होठ के किनारे उठाते हुए पूछा कि क्या उसे पता है कि इस बार यह कितना खतरनाक होगा, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो समस्या होगी। जिस पर मैनेजर ने फुसफुसाया कि यह लड़का हमेशा की तरह बेवकूफों जैसा व्यवहार कर रहा है। हाथ बढ़ाया और कहा कि निश्चित रूप से नहीं, और ये प्राणी उनकी क्षमताओं की तुलना में कुछ भी नहीं है, और अगर वे सावधान रहे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए उसे शांत होना चाहिए। सैनिक ने जबड़ा कसते हुए देखा कि उसके शब्द वास्तव में उसे शांत कर रहे हैं, और सोचा कि उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, जैसे पिछली बार किया था। भौएं उठाते हुए टाइसू ने पूछा कि उसके चेहरे पर इतनी गंभीरता क्यों है, और क्या वह पहले ही डर गया है। एमसी ने अपने साथियों को देखते हुए बुदबुदाया कि यह असली मानसिक युद्ध है। मैनेजर दूरी में दिखाई दे रहा था। एक फ्लेयर निकालते हुए एमसी ने नोट किया कि चाहे जो भी हो, अब तक सब कुछ ठीक है। एक क्षण बाद एमसी ने अपनी पिस्टल लोड की। हथियार उठाते हुए टाइसू ने कहा कि इसलिए वे शिकार शुरू करेंगे। कुछ ही क्षण बाद एक गोली चलती है। फ्लेयर तेजी से ऊपर गया। राक्षसों ने आकाश में विस्फोट से सिर उठाया। राक्षसों ने अचानक मुंह खोला और गुर्राया। अचानक बुरी आत्माओं ने आगे बढ़ते हुए कहा कि कुत्ते आ रहे हैं। राक्षस तेजी से भागे। एक राक्षस के मुंह से लार बह रही थी, और सुना गया कि पोर्टर्स को अब गोली मारनी चाहिए। एक क्षण बाद लड़कों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां बुरी आत्माओं पर लगीं। मैनेजर ने लगातार गोलीबारी की और इसी समय शिकारी की ओर देखा। देखा जा सकता था कि मशीन गन से कारतूस उड़ रहे थे। शिकारी ने दांत दिखाया और कहा कि उसे पता है। अचानक कुत्ते की ओर दौड़ा। मॉन्स्टर ने गुस्से से मुंह खोला, अपने हथियार को कसकर पकड़ा। ने जल्दी से एक प्रभावशाली वार किया। अचानक एक और मॉन्स्टर प्रकट हुआ। तरफ देखते हुए सैनिक ने देखा कि मॉन्स्टर उसके पीछे है। ऐसा लग रहा था कि शिकारी अपनी तलवार पकड़ रहा है। एक क्षण बाद इन्हें एक काटने वाला वार किया। आर्मर वॉरियर ने मशीन गन से गोली चलाई। मॉन्स्टर ने दर्द से अपनी जीभ बाहर निकाली। दुश्मन अचानक जमीन पर गिर गया, और टैंक शिकारी ने बुदबुदाया कि ये प्राणी उनकी उम्मीद से कमजोर थे। तलवारबाज हुए पूछा कि क्या यह बहुत आसान था, जिस पर साथी ने नोट किया कि यह थोड़ा अजीब भी है। लड़की के हाथों में असामान्य रोशनी दिखाई दी, और उसे कहा गया कि अपनी क्षमता का उपयोग ना करे, क्योंकि यह पहले ही खत्म हो गया है। जादूगर ने पसीना पोंछते हुए पूछा कि क्या यह पहले ही खत्म हो गया, जिसके बाद उसने कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि उसने प्रक्षेप्य बनाना भी समाप्त नहीं किया था। शिकारी वहीं खड़ी पूछा कि अब इसे क्या करना है, और फिर उत्तर मिला कि उसे इसे कहीं फेंक देना चाहिए। सैनिक ने आपत्ति जताई कि वह उसे कैसे फेंकेगी, क्योंकि यह आग वाला प्रक्षेप्य था। और उसी समय एमसी ने दूसरी ओर नजर मोड़ दी और सुना कि यहाँ कुछ सही नहीं है। एमसी ने कायसा से स्पष्ट किया कि क्या हुआ, और उसने तिरछी आंखों से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। राक्षसों को देखते हुए एमसी ने समझाया कि वह केवल इन कुत्तों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वे किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं करते और पहले वार में गिर गए। मैनेजर ने जोड़ा कि उसे लगता है कि कोई इस सब में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे एमसी ने हैरानी से आंखें चौड़ी कर दी और सोचा कि यह संभव है। और तलवारबाज ने सोचा कि क्या ये खोजा, और कहा कि यह वास्तव में अजीब है। सिर खुजाते हुए टाइसू ने नोट किया कि किसी भी स्थिति में उन्होंने काम तेजी से पूरा किया। अचानक एमसी से आने के लिए कहा गया, और वह लार टपकाते हुए सोचने लगा कि लगता है कि अभी तक किसी को पता नहीं कि वह अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई को प्रभावित कर रहा है। 20 मिनट पहले एमसी मैनेजर और शिकारी को देख रहा था। एमसी के साथी ने हाथ उठाते हुए पूछा कि अगर उसके पास समय है तो वो उन्हें स्टोर की जांच और वितरण में मदद करेगा, जिस पर उसने हाँ कहा। एमसी ने बॉक्स खोला और कम से कम पहले काम शुरू करने का निर्णय लिया। मैगजीन की सामग्री को देखते हुए अनोखे शिकारी ने कहा कि सब कुछ ठीक है और वो 12 गोलियां प्रत्येक में बांटेंगे। अपने हाथ में गोलियां लेते हुए एमसी ने बुदबुदाया कि उसे याद है कि अगर वो किसी चीज में मना डाले जिसकी कठोरता अधिक हो तो वो और भी मजबूत हो जाएगी। और फिर उसने सोचा कि इसका मतलब क्या है कि अगर वो अपनी जादू की शक्ति को गोलियों पर लगाए तो क्या ये उनकी मदद करेगा। गोलियों को देखते हुए हैनियल ने जोड़ा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अनुभव अंक बढ़ेंगे। अचानक टाइसू उसके पास आकर पूछा कि क्या वो वहां फंसा हुआ है, क्योंकि उन्हें जाने का समय हो गया है। एमसी ने सिर झुकाकर पूछा कि अब वो क्या कर रहा है। कई लोडेड मैगजीन प्रकट हुए और उसी समय एमसी ने जवाब दिया कि उसने बस गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले जांचने का निर्णय लिया। और मैनेजर ने नोट किया कि वो पहली नजर में जितना गंभीर दिखता है उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। भारी सांस लेते हुए सैनिक ने समझाया कि अब जाने का समय है, इसलिए उसे जल्दी खत्म करना चाहिए। एमसी ने अपने चेहरे से पसीना झटकते हुए अपने साथी से पूछा कि क्या उसे लगता है कि इस बार उन्होंने बहुत जल्दी खत्म कर दिया, जिस पर सकारात्मक उत्तर मिला।
योद्धा ने मशीन गन अपने हाथ में पकड़ी और एमसी ने महसूस किया कि अब हर कोई उसकी गोलियों से लोड हो चुका था। एक क्षण बाद एमसी के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए एमसी ने पूछा कि क्या उसका स्तर वास्तव में बढ़ा है और क्या सब कुछ ठीक रहेगा। अचानक एक तेज हथियार प्रकट हुआ। राक्षस ने तेजी से अपनी जीभ बाहर निकाली। टाइसू सिर घुमाते हुए हैनियल से पूछा कि कितना बचा है और उसने बताया कि यह पहले से ही तीसरा है और वो अभी शुरू ही किया था। जादूगर ने एक शक्तिशाली आग छोड़ी और सुना गया कि उसे शिकारी के साथ बने रहने के लिए दबाव डालना पड़ा, लेकिन वो इतनी तेजी से काम नहीं कर सकता था। हुए एमसी ने कहा कि वो समझ गया और सोचा कि वो सच में इस तरह पागल हो जाएगा। लोडेड मैगजीन की कल्पना करते हुए एमसी ने सोचा कि ये अच्छा है कि उसने अपनी मना को कारतूस में डाला और शिकारी के रूप में अप्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इसका परिणाम ऐसा होगा। अपने हथियार लहराते हुए देखा जा सकता था और एमसी ने बुदबुदाया कि क्योंकि मिशन की कठिनाई शिकारी के लिए बहुत आसान हो गई थी, वे पोर्टर्स अब उनका साथ नहीं दे सकते। अपने चेहरे पर पसीने के माध्यम से एमसी ने महसूस किया कि इस गति से वे लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। घना पत्तीदार क्षेत्र दिखाई दिया और हैनियल ने चिल्लाया कि वो इस गति से निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। फर्श पर एक आरी थी और किसी ने विश्राम लेने का सुझाव दिया। एमसी ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा कि वे आखिरकार आराम कर रहे हैं। अचानक एमसी ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। पोर्टर्स को बैठा हुआ देखकर एमसी ने फुसफुसाते हुए सोचा कि अन्य पोर्टर्स मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे और शिकारी थके नहीं थे और केवल शिकार करते रहे। लड़की ने अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाते हुए सुझाव दिया कि कहीं यात्रा पर जाए, क्योंकि इस बार वे पैसे कमाएंगे। जिसके बाद एमसी ने नोट किया कि शिकार सफल रहा और अब वे आराम से बैठे हैं। ऊपर देखते हुए शिकारी ने सोचा कि वो अन्य पोर्टर्स के सामने शर्मिंदा था। स्क्रीन ने एमसी का स्तर दिखाया और उसने महसूस किया कि इस कारण उसका स्तर और भी बढ़ गया है। सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए हैनियल ने कहा कि उसे अपना स्टेटस विंडो 1 सेकंड के लिए दिखाए। कुछ क्षण बाद एमसी की विशेषताएं दिखाई दी और फिर उसने बुदबुदाया कि उसके पास पहले से ही 20 पॉइंट्स हैं और उसकी ताकत बढ़ गई है। आंखें बंद करते हुए एमसी ने सोचा कि क्या उसे अभी भी पॉइंट्स की कमी है और वो अभी तक ये नहीं जानता कि उनका उपयोग कैसे करना है। साथ ही वो पहले से खर्च किए गए पॉइंट्स को वापस नहीं ला सकेगा। एमसी ने कहा कि अपनी गोलियों के साथ भी उन प्राणियों को रोकना आसान नहीं है। हाथ गर्म करते हुए एमसी ने कहा कि कम से कम अब उसे पता है कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। अचानक एमसी की पुतलियां सफेद हो गईं। टाइसू तिरछी नजर से पूछा कि क्या वो जानना चाहता है कि शिकारी के राक्षस मजबूत हैं या कमजोर, जिस पर उसने उत्तर दिया कि उसे लगता है कि वो जान सकता है। एमसी ने हाथ हिलाया और कहा कि वो शिकारी भी नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में चिंतित है, और उसी समय एमसी ने समझाया कि वो बस हमेशा जिज्ञासु रहता है। हाथ क्रॉस करते हुए मैनेजर ने नोट किया कि एक अनुभवी व्यक्ति पहले ही बहुत कुछ देख चुका है और अनुभव प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो पहले से ही शिकारी और राक्षस की मना की तुलना कर सकता है। भौहें उठाते हुए एमसी ने फिर से मना की तुलना के बारे में पूछा, जिसके बाद टाइसू ने कहा कि उसे लगता है कि उसे ये जानना चाहिए कि जागृत लोगों के शिकारी के रैंक में शामिल होने से पहले उनकी मना मापी जाती है। मुट्ठी बांधकर हैनू ने उत्तर दिया कि वो जानता था कि यह संघ में आधिकारिक शिकारी बनने की प्रक्रियाओं में से एक है, और फिर उसके संवाददाता ने कहा कि वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन ये निश्चित नहीं कि मैनेजर मना मापने का अनुरोध कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए एमसी ने कहा कि वो अभी इसके बारे में पता चला, जिससे व्यक्ति हंसा। व्यक्ति और राक्षस का परिचय कराने के बाद मैनेजर ने कहा कि वे मैनेजर शिकार पर जाने से पहले शिकारी और दुश्मनों की मना का मोटा अनुमान लगाते हैं, और प्रत्येक राक्षस की जादुई क्षमताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर औसत में उनकी ताकत दुश्मन की ताकत से अधिक हो तो आप शांत रह सकते हैं। हाथ में बड़े रिमोट कंट्रोल को पकड़ते हुए जोड़ा कि अगर आपको अलग अलग स्तर के राक्षसों का सामना करना पड़े तो परिणाम केवल शिकारी के अनुभव पर निर्भर होगा। असामान्य उपकरण देखते हुए एमसी ने पूछा कि उसके हाथ में ये क्या है, जिस पर उसे उत्तर मिला कि यह मना मापने का नया डिटेक्टर है। नजर नीचे करते हुए एमसी ने पूछा कि क्या यह चीज रडार जैसी है जो राक्षसों में मना की प्रतिक्रिया का पता लगाती है, जिसके बाद टाइसू ने कहा कि यह सच है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी मना समाप्त हो गई है। एमसी ने स्पष्ट किया कि क्या वो इसे देख सकता है, और फिर व्यक्ति ने उसे डिटेक्टर सौंप दिया। मैनेजर ने जोड़ा कि उपकरण में मना डालना काफी महंगा है और इसलिए वो नहीं जानता कि अब इस डिटेक्टर का क्या किया जाए, और एमसी ने होंठ काटते हुए सोचा कि उसने उसे इतनी उपयोगी जानकारी दी तो इसलिए क्यों ना उसकी मदद की जाए। एमसी को देखा जा सकता था कि उसने उपकरण अपने हाथ में पकड़ रखा था। अचानक गैजेट काम करने लगा। कैबी इस जबड़ा खोलते हुए पूछा कि क्या उसने जादू इस्तेमाल किया, जिस पर एमसी ने बताया कि ऐसा लगता है कि उपकरण खराब हो गया है। छोटी स्क्रीन को देखते हुए व्यक्ति ने बताया कि उत्तर पश्चिम की दिशा में 1 किलोमीटर दूर 3 और प्राणी हैं, और ये रडार शिकार में उनकी आंखें हैं। मैनेजर जाते हुए चिल्लाया कि फिर अन्य शिकारी को नई अता के लिए तैयार करने की चेतावनी देना आवश्यक है, जिसके बाद हैनियल ने सोचा कि उसने आराम करने के लिए कीमती समय खो दिया। एमसी तिरछी नजर से उन आंखों के बारे में सोचता रहा जो जादू और राक्षसों को पहचान रही हैं, और उसी समय कैबीज ने पूछा कि क्या उसने उसे बुलाया। एमसी ने अपने हाथ नीचे किए और पूछा कि अगर वो जादू शरीर को दे, उदाहरण के लिए आंखों को, तो क्या होगा। असामान्य प्राणी ने अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाई और उत्तर दिया कि उसे पता भी नहीं है, और अगर उस बॉडी पार्ट का हिस्सा पर्याप्त मजबूत हो तो यह संभव हो सकता है।
लड़की ने मुस्कुराते हुए जोड़ा कि अगर उसने कुछ गलत किया तो सब कुछ फट सकता है। आंख मारते हुए कैबीज ने नोट किया कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो उसे पता नहीं चलेगा। हाथ की हथेली को देखते हुए एमसी ने महसूस किया कि ये वास्तव में खतरनाक हो सकता है। अपनी आंखों को खुजाते हुए एमसी ये तय नहीं कर पाया कि क्या करना है। अचानक अंधकार छा गया और एमसी ने देखा कि उसकी आंखें अचानक अंधेरी हो गईं और उसने सोचा कि ये अजीब अनुभव क्या है। अचानक एक पुतली दिखाई दी और कैबीज ने पूछा कि क्या सब ठीक है। आंसुओं के बीच एमसी ने चिल्लाया कि उसके लिए बहुत दर्दनाक था। लड़की ने हल्के खुले मुंह के साथ आपत्ति जताई कि उसने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था और फिर पूछा कि वो हमेशा अपने तरीके से चीजें क्यों करती है, जिस पर उसने उत्तर दिया कि उसने खुद कहा था कि जब तक कोशिश नहीं करेगी तब तक पता नहीं चलेगा। मुट्ठी बांधी और फिर असामान्य प्राणी ने उसे अपने हाथों से आंखें रगड़ना बंद करने और आंसुओं को बहने देने के लिए कहा। अचानक एमसी ने आश्चर्य से आगे देखा। घास को देखकर एमसी ने सोचा कि क्या वो कल्पना कर रहा है या उसकी दृष्टि धीरे धीरे लौट रही है। सैनिक एमसी को देखकर पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है और वो क्या कर रहा है और उनके ऊपर हिलती हुई आभा क्या है। कैबीज ने अपनी उंगलियां कसते हुए कहा कि वो कुछ मूर्खतापूर्ण ना करे। अचानक सिस्टम ने सूचित किया कि उसने मना के उपयोग की समझ प्राप्त कर ली है, तो इसलिए संबंधित क्षमता दी गई। जिसके बाद एमसी ने अपने चेहरे से पसीना झटकते हुए पूछा कि क्या उसने सफलतापूर्वक किया। स्क्रीन पर मना स्टडी स्किल का विवरण दिखाई दिया। कुछ समय बाद सूर्यास्त हुआ और सुना गया कि सब ने हमेशा की तरह मेहनत की। फोन पर सिस्टम नोटिफिकेशन आया और टाइसो ने बताया कि आज का भुगतान 5 लाख वॉन है और ये जांचने के लिए कि पैसे पहुंच गए हैं या नहीं। अचानक इन्हें जमीन पर थूका। सैनिक दान दिखाते हुए आपत्ति जताई कि उनका काम अन्य ग्रुप की तुलना में दुगुना था, लेकिन उन्हें केवल 5 लाख वॉन ही मिले और अगर वे दूसरों से ज्यादा कमाते हैं तो शायद उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। योद्धा ने स्पष्ट किया कि क्या सब ऐसा नहीं सोचते, जिस पर एमसी ने अपने आप से माफी मांगी क्योंकि ये सब उसकी वजह से था। मैनेजर तिरछी नजर डालते हुए कहा कि वो अब न्यूबी नहीं है और फिर पूछा कि ये क्या बकवास है, क्या ये उसका पहला दिन है पोर्टर के रूप में काम करने का, और साथ ही सोचा कि क्या इसका मतलब है कि वो शिकारी के पक्ष में है। जाते हुए सैनिक चिल्लाया कि वो फिर से इस टीम में कैसे आ सकता है। टाइसो ने पूछा कि वो पोर्टर्स के रूप में काम कैसे जारी रखेगा और एमसी आंखें बंद करते हुए अपना प्रश्न दोहरा रहा था। हाथ उठाते हुए हैनू ने बुदबुदाया कि उन्हें माफ कर दें। आखिरकार ये सब उसका दोष था, लेकिन ये अच्छा था कि उसने एक नया कौशल प्राप्त किया। कुछ देर बाद किसी ने एमसी को बुलाया और वो मुंह खोलकर उत्तर दिया कि वो आ रहा है और सोचा कि फिलहाल उसे लगता है कि ये सब पर्याप्त नहीं है और उसे अपना स्तर और बढ़ाना चाहिए। अगले दिन सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल दिखाई दिया। साइन पर लिखा था कि परामर्श जारी है। एमसी भौं उठाकर स्पष्ट किया कि क्या वे कह रहे हैं कि उसके पिता का इलाज अभी तक संभव नहीं है, जिसके बाद उन्होंने उससे माफी मांगी। डॉक्टर ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा कि वर्तमान चिकित्सा स्तर अभी तक मिस्टर चुन साम की बीमारी को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है और एमसी ने महसूस किया कि यह फिर वही स्थिति है। डॉक्टर ने जोड़ा कि वे केवल उसे जीवित रख सकते हैं और एमसी ने बुदबुदाया कि सभी डॉक्टर यही कहते हैं। वार्ड का दरवाजा दिखाई दिया और उसी समय मेडिकल वर्कर ने नोट किया कि चूंकि वो आया है तो वो अपने पिता से मिल सकता है क्योंकि वो वर्तमान में जाग रहा है और ये सोचा कि ये उसे शक्ति देगा। होठों के कोने उठाए जब उसने सुना कि उसका बेटा आया है। बैठते हुए चुनसाम ने कहा कि वे बहुत लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देख पाए हैं। अचानक अनप्रेयर प्रकट हुआ। एमसी ने अपने पिता पर हाथ रखा। उदास होकर नजर नीचे करते हुए हैन्यू ने सोचा कि उसके पिता थके हुए लग रहे थे। तिरछी नजर डालते हुए पूछा कि वो फिर क्यों आया है। आंखें बंद करते हुए एमसी ने जवाब दिया कि वो कहना चाहता था कि उसने एक अच्छी कंपनी में नौकरी पाली है और बुदबुदाया कि वास्तव में उसने दिन में पोर्टर के रूप में काम करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली और शाम को एमसी के रूप में भी काम किया। बेड दिखाई दिया और उसी समय एमसी ने जोड़ा कि अब जो उसके पास ऑफिस के बाहर थोड़े समय के लिए नौकरी है और थोड़ी देर बाद उसे फिर से क्लाइंट से मिलना होगा, जिसके बाद उसने फुसफुसाया कि वो पहले से ही बीमार है इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाथ मिलाते हुए जोंग सैम ने कहा कि उसने इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई कि अब वो काम की बात कर रहा था और सोचा कि अगर वो चला गया तो अब उसके लिए इतना कठिन नहीं होगा। अपने चेहरे पर पसीने के माध्यम से एमसी ने कहा कि वो ऐसा बात कर रहा है और उसे ऐसा मत कहने के लिए कहा क्योंकि उसने अभी तक उसे अच्छा जीवन नहीं दिया है। किशोर ने अपने पिता की उंगलियों को छुआ और उसके पिता ने कहा कि उसने सोचा कि उसके जैसे बेकार बूढ़े व्यक्ति सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बनाने से रोक रहे हैं। एमसी के हाथ को असामान्य आभा ने ढक लिया और उसने कहा कि उसी क्षण अचानक भावनाओं से जो उस पर छा गई उसकी जादू शक्ति जोंग सैम में स्थानांतरित हो गई। रक्त कण प्रकट हुए, जिसके बाद अनोखे शिकारी ने जोड़ा कि नसों के माध्यम से उसके शरीर की हर कोशिका में प्रवेश करके एक अप्रत्याशित परिणाम हुआ। एमसी ने सिर झुकाया और सुना गया कि किसी न किसी तरह उसे पहली बार लंबे समय में देखकर जादुई रूप से उसे शक्ति मिलती है। अचानक की आंखें आश्चर्य में फटी और कहा गया कि मना के स्थानांतरण के कारण जीवन ऊर्जा को पुनर्स्थापित करने की क्षमता की समझ प्रकट हुई और संबंधित कौशल भी आवंटित किया गया। कुछ ही क्षण बाद एमसी के सामने एक स्क्रीन प्रकट हुई। भौहें उठाते हुए एमसी ने कैबीज से पूछा कि क्या वो इसे अब देख सकती है। पिता अपनी उंगलियों को दबाते हुए फिर से कैबीज के बारे में पूछा,
जिस पर एमसी ने भ्रमित होकर उत्तर दिया कि ऐसा कुछ नहीं। मुंह खोलते हुए एमसी ने समझाया कि वो खुद से काम के बारे में बात कर रहा था और फिर बुदबुदाया कि वो इतना हैरान था कि बिना जाने मुंह खोल दिया। अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए पूछा कि क्या वो उसके लिए चीजें बहुत मुश्किल बना रहा था, क्योंकि वो चिंता करने लगा था। और उसके बेटे ने कहा कि सब ठीक है और उसे चिंता न करने के लिए कहा। उसके कपड़े दिखाई दे रहे थे और उसी समय जोंगसैम ने देखा कि वो फिर से नींद महसूस कर रहा है और किशोर ने कहा कि उसे अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए और आराम करना चाहिए। मुस्कुराते हुए एमसी ने कहा कि वो फिर से मिलने आएगा और सोचा कि उसके पिता वैसे भी सोना चाहते हैं। आंखें बंद करते हुए निकटतम रिश्तेदार ने कहा कि उसे लंबे समय के बाद देखकर नींद आ रही है। भौहें उठाते हुए शिकारी ने कहा कि अगर वो थोड़ी देर और इंतजार कर सके तो उसे पूरे जीवन के लिए उसका चेहरा देखना पड़ेगा। कुछ ही क्षण बाद उसके पिता ने होठों के कोनों को उठाया और गहरी नींद में चले गए। अचानक कैबीज मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसे बुलाया गया था, जिस पर एमसी ने पूछा कि क्या वो उसकी नई क्षमता के बारे में अधिक विस्तार से समझा सकती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें हीलिंग इफेक्ट के बारे में बताया गया, यानी मना के स्थानांतरण के द्वारा बाहरी चोट को ठीक करना और जीवन शक्ति को पुनर्स्थापित करना संभव है। हानियल ने अपने चेहरे से पसीना झटकते हुए पूछा कि क्या वो इस क्षमता से अपने पिता की बीमारी ठीक कर सकता है, जिस पर उत्तर मिला कि वो निश्चित नहीं है और उसे लगता है कि ये क्षमता अकेले पर्याप्त नहीं होगी। आंख मारते हुए असामान्य प्राणी ने जोड़ा कि यदि वो इस क्षमता को विकसित करता रहे और नई क्षमताएं हासिल करे तो अपने पिता को ठीक करना अब कोई समस्या नहीं रहेगा। तिरछी नजर डालते हुए एमसी ने कहा कि वो समझ गया। अचानक एक नर्स कमरे में आई, आने के लिए माफी मांगी और समझाया कि विजिटिंग आवर्स समाप्त हो चुके हैं। जाते समय एमसी ने सोचा कि उसके पिता को थोड़ी देर और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से उसे ठीक करने का तरीका ढूंढ लेगा। एमसी ने अपने होठ काट लिए। अचानक एमसी ने सिर उठाया। उसके सामने एक गुंडा खड़ा था। डाकू दांत दिखाते हुए किशोर की ओर मुड़ा। खलनायक ने भौहें उठाई और नोट किया कि वे लंबे समय से नहीं मिले। लड़की ने अपना मुंह चौड़ा किया और पूछा कि ये सज्जन कौन है। एमसी को गले लगाते हुए डाकू ने पूछा कि क्या सुंदर नर्स उससे इस तरह बात कर रही थी और क्या वे एक दूसरे को जानते थे। जबड़ा कसते हुए गुंडे ने कहा कि यदि वो चुपचाप उनका पालन करे तो अच्छा होगा, अन्यथा उसे पता है क्या होगा। मुस्कुराते हुए शिकारी ने उत्तर दिया कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ उसके परिचित है। भौहें सिकोड़ते हुए खलनायक ने पूछा कि क्या उसने सुना, क्योंकि उसके और हाइनल का कारोबार है। एक सेकंड बाद लोग डॉक्टर से दूर चले गए। अचानक ऐसा लगा कि एक डाकू एमसी को मार रहा है। डाकू फोन अपने हाथ में पकड़े कहा कि धीरे चलो और उसे ज्यादा चोट ना पहुंचाओ। खलनायक स्क्रीन देखते हुए कहा कि इस बहादुर ने आखिरी मैसेज भी नहीं पढ़ा और फिर पूछा कि क्या वो सोचता है कि वे उसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे। एमसी ने मुंह खोला और कहा कि उसने पिछली बार उन्हें सब कुछ भेज दिया था और समझाया कि ये मूल राशि थी और इस महीने उसने ब्याज बढ़ा दिया। एमसी ने भौएं नीची की और चिल्लाए कि उन्होंने उसे ये भी नहीं बताया। डाकू ने भारी सांस ली और कहा कि सब कुछ नोट में लिखा है। मुट्ठी कसते हुए एमसी ने उन्हें धोखेबाज कहा। गुंडा हाथ जेब में डालकर पूछा कि क्या वो सोचता है कि उसकी स्थिति में उसे ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और उसे अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए जो वर्तमान में अस्पताल में है। खलनायक ने जोड़ा कि उसे नहीं लगता कि एमसी इसके बारे में कुछ कर सकता है, जिससे वो गुस्से में भौएं सिकोड़ लेता है। एमसी ने होठों के कोनों को उठाया और कहा कि अब उसके पास 7 दिन है। डाकू ने पूछा कि अगर उसने पैसे समय पर वापस नहीं किए तो उसके प्यारे पिता के साथ क्या होगा, जिस पर एमसी ने आंखें संकीर्ण करते हुए उसे कमीना कहा। गुंडे ने अपने साथी से कहा कि ये मूर्ख अभी तक ठीक से नहीं सोच रहा और उसे मदद करनी चाहिए, और उसी समय साथी ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए सकारात्मक उत्तर दिया। कुछ समय बाद शिकारी कचरे के पास बैठकर सोच रहा था कि सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। नीचे दिखते हुए एमसी ने बुदबुदाया कि वो अपने पिता की अस्पताल की लागत चुकाकर मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में वो केवल उसे खतरे में डाल रहा था। अपने हाथों को देखते हुए हाइनो ने सोचा कि अगर वो 1 हफ्ते में अपना कर्जा भुगतान नहीं कर सका तो फिर अगर भुगतान कर भी दे तो क्या होगा। एमसी ने अचानक अपनी उंगलियां कस लीं। मुंह चौड़ा खोलते हुए एमसी ने चिल्लाया कि ये बहुत आसान है। सिर उठाते हुए एमसी ने कहा कि उसे बस कोशिश करनी है। कंप्यूटर डेस्क पर बैठते हुए एमसी ने कहा कि उसने तुरंत यही चिल्लाया। किशोर ने शिकारी संघ में पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में सर्च इंजन में टाइप किया और यह भी महसूस किया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। कलाई को छूते हुए एमसी ने कहा कि इतनी जल्दी पैसे लौटाने के लिए उसे राक्षसों के साथ शिकार करना होगा, इसलिए वो आधिकारिक रूप से संघ में शामिल होना चाहता है, लेकिन पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल थी और उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। अपनी उंगलियों से खुद को छूते हुए एमसी ने कहा कि वो नहीं सोचता कि आधिकारिक रूप से शिकारी बनकर वो एक राशि 1 हफ्ते में कमा पाएगा। हुए एमसी ने नोट किया कि घाव वास्तव में ठीक हो रहा था। दीवार पर एक घड़ी थी और फिर एमसी ने चिल्लाया कि अब वो क्या कर सकता है।
वो अपनी जान जोखिम में डाल सकता है और जुआ खेल सकता है। कुछ समय बाद सुपरमार्केट के पास की दुकानें दिखाई दी। एक छोटा साइन दिखाई दिया और अपने पैरों को हिलाते हुए एमसी ने कहा कि उसका शरीर कांप रहा है। अंधेरी गली में खड़े होकर एमसी ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। सैनिकों का परिचय देते हुए एमसी ने कहा कि शिकारी संघ जागृत लोगों के लिए एक प्रकार का राष्ट्रीय प्रमाणीकरण निकाय है, जिसे 28 साल पहले विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय शिकारी समूह ने बनाया था। एक व्यक्तिगत कार्ड दिखाया गया और युवा ने आगे कहा कि इस संगठन में शिकारी को पंजीकरण कार्ड और लाइसेंस दिया जाता है और पंजीकृत शिकारी विभिन्न विशेषाधिकार भी प्राप्त करते हैं। योद्धा लड़ाई की स्थितियों में खड़े थे, जिसके बाद किशोर ने समझाया कि जागृत लोग जो शिकारी संघ में शामिल होते हैं उन्हें कानूनी रूप से राक्षसों को समाप्त करने की अनुमति मिल जाती है और पोर्टर के रूप में संगठन के संबंधों के कारण संगठन राक्षस सामग्री के परिवहन से भी निपटता है। एक असामान्य कलाकृति दिखाई गई और फिर एमसी ने जोड़ा कि विशेष रूप से ये मूल्यवान सामग्री है, जैसे जादुई पत्थर, और इन्हें आमतौर पर उच्च तकनीक, औद्योगिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और संघ के बाहर व्यापार करना सख्ती से निषिद्ध है। लेकिन तभी जब वे सभी संगठन के मालिक हों, अचानक एक छोटा साइन प्रकट हुआ और सुना गया कि ये सस्ता था और उसी समय एमसी ने सोचा कि उसे दिया गया समय ज्यादा नहीं था। बैग को देखते हुए एमसी ने पूछा कि इसकी कीमत कितनी है। विक्रेता ने उत्तर दिया कि वो इसे 30,001 में बेचेगा, जिसके बाद बिल सौंप दिए। विक्रेता ने हाथ हिलाया, धन्यवाद कहा और फिर से आने को कहा और एमसी ने सोचा कि अगर वो थोड़े समय में बहुत पैसा कमा सकता है तो अब वो बिना लाइसेंस के अवैध शिकार कर सकता है। सड़क पर चलते हुए एमसी ने सोचा कि उसने कई बार सुना है कि ये या तो गंभीर रूप से पैसे की जरूरत वाले नागरिक करते हैं या शिकारी जो टैक्स से बचना चाहते हैं, और इस तरह वे अपराध करते हैं और पुलिस वांटेड लिस्ट में ब्लैक शिकारी के रूप में आते हैं। नजर नीचे डालते हुए एमसी ने बुदबुदाया कि ऐसी चीजें अब अपराध की दुनिया में आम हो गई हैं और बेशक अवैध रूप से राक्षसों का अंत करना एक खतरनाक कदम है। सिर उठाते हुए एमसी ने अपनी जरूरत की चीज मांगी और फुसफुसाया कि अब चुनाव करने का समय नहीं है और उसे बस कोशिश करनी है। बैग को जमीन पर रखते हुए किशोर ने सोचा कि वो शिकार के लिए सब कुछ कम से कम तैयार करेगा। बैग को अपने कंधे पर रखते हुए एमसी ने महसूस किया कि अब केवल हथियार बचा है। हथियारों का परिचय देते हुए एमसी ने कहा कि अब तक उसने विभिन्न प्रकार के हथियारों और गोलियों के लिए संगठन की मदद पर भरोसा किया था, लेकिन अब वो सभी का उपयोग नहीं कर सकता। सिर हिलाते हुए एमसी ने कहा कि अफवाहों के मुताबिक हथियार काले बाजार में मिल सकते हैं, लेकिन उसके पास बहुत पैसे नहीं थे। साइड देखते हुए तय किया कि उसे पहले अपनी ताकत को फिर से भरना होगा। एक बूढ़ा आदमी आंखें बंद किए दिखाई दिया और एमसी उसकी ओर मुड़ा। तर्जनी उंगली उठाते हुए एमसी ने पूछा कि क्या ये नकली है, जिस पर उत्तर मिला कि बेशक ये नकली नहीं है। फर्श पर एक धनुष था और ये सुना गया कि ये असली मूल है। एक दूरमारी हथियार दिखाई दिया और उसी समय दादा ने कहा कि उसके समय में उसके पास भी एक धनुष था और वो उसका उपयोग शिकार के लिए करता था, लेकिन उसकी पत्नी को यह पसंद नहीं आया। विक्रेता ने जोड़ा कि उसने इसे फेंकने की धमकी देना शुरू कर दिया और इसलिए उसे इसे बेचने के लिए रखना पड़ा, जिसके बाद किशोर ने पूछा कि क्या वो इसे छू सकता है। विक्रेता ने कहा कि वो इसे जितना चाहे छू सकता है और कुछ ही क्षण बाद किशोर ने धनुष अपने हाथ में लिया। तीर को खींचते हुए किशोर ने देखा कि इसमें बहुत अच्छी खिंचाव शक्ति थी और सोचा कि अच्छा होगा अगर वो तीरों में अपनी मना डाले। एमसी ने पूछा कि इसकी कीमत कितनी है। सिर उठाते हुए बूढ़े आदमी ने कहा कि वो सेट में 2 और बंडल तीर दे रहा है, इसलिए कुल 1,50,001 होगा। एमसी बहुत हैरान हुआ, जिसके बाद दादा ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि ये बहुत सस्ता है। अपना वॉलेट खोलते हुए एमसी ने बुदबुदाया कि 1,50,000 उसके मासिक भोजन के खर्च हैं। अच्छा कि इसे कोई रोक नहीं सकता। और फिर विक्रेता ने होठों के कोनों को उठाते हुए कहा कि इसे संभालना। विक्रेता ने जोड़ा कि भले ही उसे अपनी पत्नी की मांग पर धनुष बेचना पड़ा, ये अभी भी उसका शिकार साथी था। और उसी समय एमसी ने अपने नए हथियार का निरीक्षण किया। धनुष को बैग में रखते हुए एमसी ने बूढ़े आदमी को अलविदा कहा। कुर्सी पर बैठे दादा ने उसे शुभकामनाएं दी। सड़क पर चलते हुए किशोर ने सोचा कि उसने लंबी दूरी का हथियार हासिल कर लिया है और अब उसे दूसरा खोजने की जरूरत है। अचानक युवा ने विक्रेता की ओर देखा। विक्रेता ने हल्का मुंह खोला और पूछा कि उसे क्या चाहिए। आंखें बंद करते हुए किशोर ने माफी मांगी। चाकू देखकर एमसी ने पूछा कि क्या वो ये हथियार यहाँ बेचता है। बूढ़ा आदमी भौं सिकोड़ते हुए चिल्लाया, क्या आप नहीं देख सकते कि वो विक्रेता है? चेहरे के पसीने से एमसी ने सोचा कि वो ये सब बिना लाइसेंस के बेच रहा था, लेकिन अब उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये सब कानूनी रूप से बेचा गया या नहीं। ते हुए एमसी ने तय किया कि उसे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो उसके काम आ सके। हाइनो ने एक चाकू को देखकर पूछा कि क्या वो इसे छू सकता है,
जिस पर उसे उत्तर मिला कि क्या वो इसे खरीदने वाला है। हथियार हाथ में लेते हुए एमसी ने सकारात्मक उत्तर दिया और बुदबुदाया कि ये चीज उस चाकू के बहुत समान है जो संग में देते हैं। छुरी का निरीक्षण करते हुए एमसी ने देखा कि ये कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं है और आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में है। तिरछी नजर डालते हुए एमसी ने महसूस किया कि उसे अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए एक और चाकू खरीदना चाहिए। किशोर ने पूछा कि क्या विक्रेता के पास ऐसा चाकू है जो हाथ में फिसले नहीं, जिसके बाद विक्रेता ने अपनी आंखें फाड़कर फिर से पूछा। दराज में खोदते हुए विक्रेता ने कहा कि बेशक है और उसे 1 सेकंड इंतजार करने को कहा। हैंडल वाले चाकू को निकालते हुए बूढ़े आदमी ने कहा कि उसे इसे लेना चाहिए और हाथ में पकड़कर देखना चाहिए। दादा ने जोड़ा कि ये एक ट्रेंच चाकू है और ये निश्चित रूप से हाथ से नहीं निकलेगा, और किशोर ने इसे हाथ में लेते हुए कहा कि ये निश्चित रूप से सच है। भौहें उठाते हुए एमसी ने सोचा कि ये अभी उसके लिए सबसे अच्छा हथियार विकल्प है, और उसी समय उसने पूछा कि 2 की कीमत कितनी होगी। विक्रेता ने बताया कि सब कुछ 70,001 होगा, जिसके बाद एमसी ने पैसे सौंपे और फुसफुसाया कि आज बहुत खर्च हो गए। जाते हुए एमसी ने विक्रेता को अच्छा व्यापार करने की शुभकामनाएं दी और विक्रेता ने कहा कि अपना ध्यान रखना। हल्की मुस्कान के साथ बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने आज अच्छा किया। सिर उठाते हुए दादा ने पूछा कि क्या वे हथियार खरीदने भी आए थे। एक व्यक्तिगत कार्ड प्रकट हुआ और आदमी ने उत्तर दिया कि वे जिला पुलिस स्टेशन से हैं। चश्मा समेटते हुए पुलिसकर्मी ने कहा कि उन्हें यहां अवैध व्यापार के बारे में कॉल मिला था। विक्रेता को उनके साथ आने के लिए कहा गया, जिससे उसने आश्चर्य में अपना जबड़ा खोला। घर की छत दिखाई दी और विक्रेता ने आपत्ति जताई, क्या बकवास है। कुछ समय बाद भाप एमसी के कमरे में घूम रही थी। अपने सिर पर तौलिया रखते हुए हैंडल में कुछ देखने का निर्णय लिया। बैग को देखकर एमसी ने कहा कि सारी चीजें पैक हो गई हैं, जिसके बाद उसने सोचा कि चेक पॉइंट पर पकड़े जाने से कैसे बचा जाए। बाहें क्रॉस करते हुए एमसी ने कहा कि कार संघ द्वारा दी गई थी, लेकिन वो इसे अब इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ ही क्षण बाद किशोर ने कहा कि एक रास्ता है और उसे खुद कार हासिल करनी होगी, और फिर उसने शिकार के लिए ट्रक किराए पर लेने के बारे में सर्च बार में लिखा। अपनी आंखें फाड़ते हुए किशोर किराए पर प्रतिदिन 5 लाख वॉन देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि ये इतना महंगा क्यों है। टेबल पर कंप्यूटर माउस घुमाते हुए एमसी ने नोट किया कि ये उन्नत ट्रक हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह बहुत महंगे हैं। पे बटन दबाते हुए शिकारी ने कहा कि चूंकि वो शिकार पर जा रहा है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। आंसुओं के बीच एमसी ने अपार्टमेंट के 2 महीने की किराए को अलविदा कहा। दीवार पर घड़ी थी और हैनल ने कहा कि अब उसके पास कार भी है। बिस्तर पर लेटे हुए एमसी ने सोचा कि उसने सब कुछ तैयार कर लिया लगता है। फोन निकालते हुए एमसी ने चिल्लाया कि अभी भी कुछ बचा है। कई खिड़कियों में रोशनी जल रही थी। एक छोटा सा लिफाफा दिखाई दिया। बॉस अपनी कुर्सी पर बैठे थे। एमसी की ओर देखते हुए प्रमुख ने स्पष्ट किया कि ये क्या था। एक सफेद साइन दिखाई दिया और उसी समय मैनेजर ने पूछा कि क्या किशोर ने देर होने का साहस है और क्या उसे लगता है कि अब सब कुछ संभव है क्योंकि उसने अपना काम अच्छा करना शुरू कर दिया है। निर्देशक ने अचानक पत्र को छू लिया। कागज फाड़ते हुए आदमी ने पूछा कि क्या वो इसे पढ़ेगा। कुछ ही क्षण बाद बॉस ने आंखें संकीर्ण की। जैकेट सीधा करते हुए बॉस ने बुदबुदाया कि अक्सर कुछ लड़के जिन्हें वो सहन नहीं कर सकता उसे पत्र देते हैं और वो निश्चित है कि उनमें मदद मांगी जाती है। अचानक बॉस ने गहरी सांस ली। डरे हुए किशोर को देखते हुए निर्देशक ने जोड़ा कि ऐसी स्थिति में वो बस इन पत्रों को उनके सामने छोटे टुकड़ों में फाड़ देता था ताकि वो अब दिखावा ना करे। टेबल पर कागज के टुकड़े पड़े थे और आदमी ने समझाया कि इसीलिए वो कुछ समय बाद चले जाते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वैसे भी पर्याप्त कर्मचारी थे। जबड़ा कसते हुए बॉस ने सोचा कि वो इस लड़के को जीवन की कड़वाहट अनुभव करने देगा। जिसके बाद एमसी ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। हाथ जेब में रखते हुए शिकारी ने कहा कि ये उसका इस्तीफे का पत्र है, जिस पर बॉस ने फिर से गुस्से में पूछा। एमसी ने आंखें बंद की और पूछा कि क्या उसके कान बंद है, क्योंकि उसने कहा कि ये इस्तीफे का पत्र है और क्या वो सोचता है कि वे इसे छोड़कर कोई और पत्र लिखेंगे। हाइनल ने कहा कि वो अपने आप को खुश नहीं करना चाहिए, जिससे निर्देशक का चेहरा भ्रमित दिखा। हाथ उठाते हुए निर्देशक ने पूछा कि उसने हिम्मत कैसे की। एमसी ने असंतोष में सांस ली। एमसी ने अपनी कलाई कसकर पकड़ी। आगे देखते हुए किशोर ने चिल्लाया कि वो उससे बात करने आया है और उसे अपनी मुट्ठियां घुमाना बंद करना चाहिए। किशोर ने निर्देशक का हाथ पकड़ना जारी रखा और वो सोच रहा था कि क्या उसे सबक देना चाहिए। अचानक बॉस ने दांत निकाले और धमकी दी। मुट्ठी घुमाते हुए निर्देशक ने किशोर को हारने वाला कहा। निर्देशक ने एमसी के चेहरे पर प्रहार किया। आदमी की कलाई पकड़ते हुए शिकारी ने देखा कि उसने पहले उसे मारा था। बॉस की आंखें आश्चर्य में फैल गईं। कुछ ही क्षण बाद एमसी ने निर्देशक को उठाना शुरू कर दिया। हाइनल ने अचानक निर्देशक को गिरा दिया। 1 सेकंड बाद किसी ने दरवाजा खोला और पूछा कि ये सारी शोर शराबा क्या है। एक कर्मचारी कमरे में आया और पूछा कि क्या हुआ। एमसी ने मुड़कर उसका अभिवादन किया और निर्देशक मुंह खोले पड़ा था और उसी समय एमसी ने समझाया कि इस निर्देशक ने उसके खिलाफ हाथ उठाया और इसलिए उसने उसे मार दिया। एमसी ने कागज के टुकड़े उठाना शुरू किया।
अचानक किशोर ने कचरे को बॉस के मुंह में ढकेल दिया और कहा कि ये इस्तीफे का पत्र है और उसे इसे स्वीकार करना होगा। किशोर ने जोड़ा कि उसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए और आदमी ने चेहरे पर पसीना बहाते हुए पूछा कि क्या ये अब शरारती व्यवहार है। एमसी को बॉस पर हमला करते देखकर कर्मचारी ने सोचा कि वो दिखने से ज्यादा खतरनाक है। रात का आकाश दिखाई दे रहा था। बाहें फैलाते हुए एमसी ने नोट किया कि उसे पता था कि ये होगा और जोड़ा कि उसने उससे बहुत पीड़ा सहन की है। लालटेन के चारों ओर मक्खियां उड़ रही थीं और एमसी ने कहा कि किसी न किसी तरह अब वो पहले जैसा नहीं रह सकेगा। मुट्ठी कसते हुए हैंडल ने समझाया कि उसका मुख्य कार्य अब मॉन्स्टर्स को हंट करना है। अचानक एमसी ने हुक पकड़ा। मुंह खोलते हुए एमसी ने सोचा कि क्या ये एमसी के हुक है। जमीन पर कई हुक पड़े थे और फिर उसे समझ में नहीं आया कि ये यहाँ क्यों छोड़े गए थे और क्या इन्हें फेंकना चाहते थे। जगह पर खड़े होकर किशोर ने सोचा कि क्या उसे इन्हें अपने साथ लेना चाहिए। कुछ समय बाद दिन का आकाश दिखाई दिया। फर्श पर एक छोटा सा मग था। किशोर ने पट्टी हटाते हुए कहा कि सब कुछ पहले ही ठीक हो गया है। कुछ ही क्षण बाद उसने इसे फेंक दिया। आईने में देखते हुए एमसी ने निर्णय लिया कि वो जाएगा। एमसी ने भौहें उठाई जब उसने सुना कि उसे कैसे संबोधित किया गया। रिंग बढ़ाते हुए किशोर ने कहा कि वो ट्रांसपोर्ट रेंटल कंपनी से है और फिर पूछा कि क्या उसने शिकार के लिए ट्रक किराए पर लिया था, जिस पर उसे पॉजिटिव उत्तर मिला। ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी ने पूछा कि क्या वो अपनी आईडी दिखा सकता है और फिर हैनल ने दस्तावेज सौंप दिए। किशोर ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि उसे उसके पीछे चलना चाहिए। कार के पास खड़े होकर किशोर ने बताया कि ये उसकी कार है। 1 सेकंड बाद कर्मचारी ने चाबियां निकाली। हाथ में टैबलेट पकड़ते हुए किशोर ने बताया कि अगर किराए का समय 24 घंटे से अधिक हुआ तो उसे अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। भौहें नीची करते हुए एमसी ने सुना कि उन्होंने उसे अच्छे शिकार की शुभकामनाएं दी। एमसी ने बैकपैक बेल्ट से बांधा। ट्रांसपोर्ट के स्टार्ट बटन को छूते हुए एमसी ने कहा कि ट्रक तैयार है। अचानक एग्जॉस्ट पाइप से काला धुआं निकला और एमसी ने सोचा कि अब जाने का समय है। सड़क पर कार चलते हुए दिखाई दी। एक हरा साइन दिखाई दिया। सड़क पर एक छोटा सा बार था। खिड़की से देखते हुए एमसी ने नोट किया कि वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर सैनिक ने उसकी आईडी मांगी। सैनिक ने हल्का मुंह खोला और पूछा कि क्या वो पोर्टर है और फिर प्रवेश दस्तावेज दिखाने को कहा। सर खुजाते हुए किशोर ने कहा कि वो एडवांस्ड ग्रुप से है और दस्तावेज दूसरी टीम के पास है और उसने भी आशा की कि ये काम करेगा। किशोर ने जोड़ा कि इसलिए पीछे चल रही कार उसके दस्तावेज दिखाएगी, जिस पर गार्ड ने आपत्ति जताई कि ये नियम के अनुसार नहीं है। अचानक एक भवन से सवाल आया कि प्राइवेट के साथ क्या हो रहा है और उसने उत्तर दिया कि यहाँ एक पोर्टर है जिसके पास प्रवेश दस्तावेज हाथ में नहीं है। भवन की खिड़की दिखाई दी और आदमी ने कहा कि बस जाने दो और फिर सैनिक ने पूछा कि क्या वैसा कर सकते हैं। सैनिक ने स्पष्ट किया कि क्या एमसी देख सकता है कि उसके पीछे कितनी कारें पहले ही जमा हो गई हैं और इसलिए उसे जाने देना चाहिए। और उसी समय प्राइवेट ने कार को देखकर आदेश का पालन किया। बाढ़ दिखाई दी और सुनाई दिया कि हैनल वहां से ड्राइव कर सकता है और उसने उन्हें अच्छा काम करने की शुभकामनाएं दी। जाते हुए एमसी ने सोचा कि अच्छा हुआ कि ये काम कर गया और इतनी देर में निकलना सही निर्णय था। अचानक हेलमेट दिखाई दिया और सैनिक ने टिप्पणी की कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आंखें बंद की और कॉर्पोरल से पूछा कि क्या उसे लगता है कि उस आदमी को बिना दस्तावेज जाने देना सही निर्णय था, जिस पर उत्तर मिला कि वो नहीं जानता लेकिन आशा करता है कि कुछ नहीं होगा। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा कि वो पोर्टर है और अकेला है। किशोर ने पूछा कि क्या उसने कभी एक भी शिकारी को जाने दिया। पोर्टर को तो छोड़ दें, जिस पर साथी ने कहा कि उसने कभी नहीं दिया। एमसी को देखा जा सकता है कि वो अपना बैकपैक समेट रहा है। एमसी ने अपना सारा गियर पहन लिया। शिकारी आगे बढ़ा और कॉर्पोरल ने समझाया कि भले ही उसने उन्हें धोखा ना दिया हो, वहां अकेले जाना आत्महत्या के बराबर है। अचानक एक चेक पॉइंट दिखाई दिया और उसने कॉर्पोरल से कहा कि बदलाव का समय है। सिर घुमाते हुए एमसी ने उन्हें अच्छा काम करने की शुभकामनाएं दी। एक साइन दिखाई दिया जिसमें मॉन्स्टर स्पॉन जोन के बारे में लिखा था और उसी समय किशोर ने अपने साथी से पूछा कि क्या वो कुछ पूछ सकता है, जिस पर पॉजिटिव उत्तर मिला। सैनिक ने चेहरे पर पसीना बहाते हुए कहा कि कुछ पोर्टर अकेले जंगल में गए और ये वास्तव में आत्महत्या थी और पूछा कि क्या वहां वास्तव में इतना खतरनाक है। साथी की ओर तीखी नजर डालते हुए सैनिक ने पूछा कि क्या यही सवाल है जिसे वो पूछना कहता है। गहरी सांस लेते हुए कॉर्पोरल ने ध्यान से सुनने को कहा और फिर स्पष्ट किया कि क्या वो जानता है कि युद्ध भूमि क्या होती है। और किशोर ने उत्तर में पूछा कि क्या ये वही क्षेत्र नहीं है जिसकी वे वर्तमान में रक्षा कर रहे हैं। दूर में घना जंगल दिखाई दिया और किशोर ने समझाया कि ये एक जगह है जहां युद्ध के खत्म होने के बाद भी समानांतर दुनिया के लिए पोर्टल अभी भी खुला है और वे इसे परग्रही दुनिया से शक्ति खींचकर बनाए रखते हैं। फोन और राक्षसों का परिचय देने के बाद सैनिक ने जोड़ा कि बाहरी संचार रेडियो हस्तक्षेप के कारण उपलब्ध नहीं है और अगर वो राक्षसों के साथ फंस गया तो उसका काम तमाम। सैनिक ने पूछा कि क्या उसका साथी कह रहा है कि पोर्टर पूरी तरह अकेला है और फिर चिल्लाया कि एक शिकारी
पोर्टर को तो छोड़ दें, अकेले वहां नहीं जाता, और इसलिए अगर उसने अकेले आत्महत्या के लिए नहीं गया तो किस उद्देश्य के लिए। और दूसरा, हल्का मुंह खोले बुदबुदाया कि वो गुस्से में है, लेकिन फिर भी सब कुछ विस्तार से समझाया। अचानक लंबा घास दिखाई दिया, साथ ही हैनल अपनी नाखून काट रहा था। स्क्रीन को देखकर एमसी ने सोचा कि सामान्यतः मुख्य अंक कैसे बांटे जाते हैं। हाथ उठाते हुए एमसी ने कहा कि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके शिकार करना होगा, और फिर पूछा कि क्या वो 10 अंक ताकत और 10 अंक मना को दे सकता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें एमसी की विशेषताएं लिखी गई और अंक बांटे गए। किशोर विचारशील होकर अपनी नजर नीची कर दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने बताया कि वितरण पूरा हो गया है और क्षमताओं को पुनः कॉन्फ़िगर कर रही है। कुछ ही क्षणों बाद क्षमताओं की पुनः कॉन्फ़िगरेशन पूरी हुई, जिसके बाद किशोर ने मुट्ठी कस ली। मुंह खोलते हुए एमसी ने कहा कि उसे फिर से एक असामान्य अनुभूति हुई। सिर घुमाते हुए शिकारी ने सोचा कि क्या उसे शुरू करना चाहिए। एमसी को देखा जा सकता है कि वो रास्ते पर चल रहा है। अचानक हैनल ने जमीन पर निशान देखे। एक छोटा पंजे का निशान दिखाई दिया और एमसी ने सोचा कि क्या ये राक्षस के निशान है। भौएं उठाते हुए एमसी ने जादू का उपयोग करने का निर्णय लिया। अचानक निशान सफेद चमकने लगे। आगे देखते हुए एमसी ने पूछा कि क्या ये निशान उधर जा रहे हैं। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए एमसी ने सोचा कि क्या उसे पहले इन निशानों का पीछा करना चाहिए। एक सेकंड बाद किशोर ने नीचे देखा। अचानक कोई घास से कूदकर बाहर आया। एमसी ने हैरानी से अपना जबड़ा खोल लिया। एमसी ने तुरंत चाकू की ओर हाथ बढ़ाया और सोचा कि क्या दुश्मन पीछे से आया है। एमसी ने तेजी से दुश्मन के हमले को रोक दिया। राक्षस अपने पंजों से खंजर की धार को पकड़े हुए था। दिख रहा था कि चाकू एमसी के हाथ से फिसलने लगा। एमसी ने उलझन में अपने दांत भींच लिए। कुछ देर बाद हथियार जमीन पर गिर गया। भयानक राक्षस को देखते हुए एमसी ने सोचा कि क्या ये जीव वलैक्स है। चेहरे के पसीने से एमसी ने सोचा कि साफ था, ये एक निम्न स्तरीय राक्षस था, लेकिन इतनी दूरी से वो धनुष का उपयोग नहीं कर सकता था। उंगलियां चटकाते हुए एमसी ने कुछ करने की ठानी। अचानक राक्षस का सिर 4 भागों में खुल गया। भौएं झुकाते हुए किशोर ने समझा कि अब उसे तुरंत कुछ करना होगा। एक सेकंड बाद एमसी ने अपने दुश्मन की ओर हुक फेंका। हथियार हवा को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ा। धागों ने उस दुष्ट आत्मा के शरीर को जकड़ लिया। हुक राक्षस के सिर के ऊपर से गुजरा। रस्सी ने अचानक राक्षस के हाथ पैर बांध दिए। एमसी ने हैरानी से मुंह खोला। अपने प्रतिद्वंदी को देखते हुए एमसी ने सोचा कि ये क्षमता वाकई बहुत बढ़िया है। आंखें सिकोड़ते हुए एमसी ने बुदबुदाया कि हुक उसे ऐसे बांध रहे हैं जैसे वो जिंदा हों। चाकू निकालते हुए एमसी ने महसूस किया कि अब देर करने का समय नहीं है। भौएं चढ़ाते हुए उसने सोचा कि अच्छा हुआ उसने ऐसे मौके के लिए 2-3 चाकू खरीदे थे, और जोड़ा कि अब इसका गला काटना होगा। अचानक खून की बूंदें दिखाई दी। कुछ समय बाद एमसी को जमीन पर बैठे देखा जा सकता है। उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी जिस पर लिखा था कि उसका स्तर 4 से 5वें पर बढ़ गया। सूचना देखते हुए एमसी ने खुशी से कहा कि वो सफल हो गया। उंगलियां भींचते हुए किशोर बोला कि इस हौसले के साथ वो भी ऐसा कर सकता है। अचानक उसकी पुतलियां सफेद हो गई। सिर घुमाते हुए एमसी ने कहा कि ये आवाज शूट संकेत नहीं है। अचानक कई राक्षस झाड़ियों से बाहर आ गए। चेहरे के पसीने के बीच एमसी ने सोचा कि वो भी कर सकता है। राक्षस ने सोचा कि वो खत्म हो गया है। राक्षसों के सिर फिर से 4 भागों में खुल गए और एमसी ने सोचा कि क्या ये वही जीव है जो समूह में हमला करना पसंद करते हैं। एक पल बाद एमसी भागने लगा। मुंह खोलते हुए एमसी ने कहा कि वो एक से भी नहीं लड़ना चाहता था और यहाँ तो पूरा झुंड था। पैरों को तेजी से हिलाते हुए एमसी ने सोचा कि ये राक्षस इतने तेज क्यों हैं, क्योंकि अगर उसने कुछ सोचा नहीं तो ये उसे पकड़ ही लेंगे। अचानक एमसी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एमसी ने एक विशाल पत्थर देखा। किशोर ने तुरंत उस पर पैर रखा। ऊंचा कूदते हुए एमसी ने उम्मीद की कि वो सही जगह पहुंचेगा। दिखा कि एमसी ने एक शाखा पकड़ ली। पैर पर खड़े होकर एमसी ने पूछा कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं और क्या वे उसे यहाँ तक पहुंच सकते हैं। एमसी का चेहरा उलझन में था। राक्षसों ने पेड़ के तने को कुतरना शुरू कर दिया, जिससे एमसी हैरान रह गया। जीव ने अपना मुंह खोला। पेड़ चरमराने लगा। नीचे देखते हुए एमसी ने समझा कि वे चबा रहे थे उस पेड़ के तने को जिस पर वो खड़ा था। एमसी ने अपना धनुष और कसकर पकड़ा, उन राक्षसों के बारे में कुछ कहते हुए। तरकश में अभी भी कई तीर थे। निशाना लगाते हुए एमसी ने उनसे पूछा कि क्या वे सच में सोचते हैं कि योद्धा यूं ही खड़ा रहेगा जैसे कोई खंभा। दांत भींचते हुए एमसी ने महसूस किया कि उसे अपनी सारी ऊर्जा उंगलियों के सिरों पर केंद्रित करनी होगी। उसकी उंगलियां नीले प्रकाश से चमक उठीं जब उसने तीरों में मना भरना शुरू किया। नीली चमक में ढका तीर दुश्मन की ओर उड़ा। राक्षस का मुंह अभी भी खुला था। अचानक वो पीछे की ओर उड़ा। उसके मुंह से खून फूट पड़ा। पास में एक खून से सला तीर पड़ा था। एमसी ने समझा कि तीर आर पार चला गया। एमसी ने तरकश से एक और तीर निकाला, ये सोचते हुए कि वो इन जीवों को एक एक कर खत्म कर देगा। अचानक एमसी गिरने लगा।
जीव पेड़ के तने को कुतरते रहे। सिर घुमाते हुए एमसी ने समझा कि पेड़ अब जरूर गिर जाएगा। एमसी ने दूसरे पेड़ की ओर देखा और वहां जाने का फैसला किया। पेड़ का तना लगभग पूरी तरह टूट चुका था। एमसी ने शाखा से छलांग लगाई। तुरंत बाद वो दूसरे पेड़ पर जा पहुंचा। उसका पुराना पेड़ जमीन पर गिर गया। राक्षस ने मुंह खोलते हुए गुर्राया। चाकू राक्षस के सिर पर गिरा। तुरंत बाद हथियार जमीन पर गिर गया। राक्षस ने सिर उठाया। एमसी शाखा पर लटक गया, ये महसूस करते हुए कि वो किसी तरह बच गया है। राक्षस ने मुंह और चौड़ा खोलते हुए और जोर से गरजना शुरू कर दिया। नीचे देखते हुए एमसी ने समझा कि ये दुश्मन बेहद जिद्दी हैं। जीव अब भी उसके नीचे खड़े थे। एमसी शाखा पर चढ़ गया। राक्षस इस पेड़ की ओर दौड़ने लगे। एक और तीर चलाने की तैयारी करते हुए एमसी ने समझा कि यहाँ अब उतने ही दुश्मन इकट्ठा हो गए हैं। तीर छोड़ते हुए एमसी ने पूछा कि क्या वे सच में सोचते हैं कि वे उसे हरा सकते हैं। तीर सीधे राक्षस के सर पर लगा। वो उसके शरीर को भेदता हुआ निकल गया। राक्षस तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और एमसी ने महसूस किया कि अब 2 और दुश्मन बचे हैं। एमसी ने फिर धनुष की डोली खींची। तीर में मना भरते हुए दूसरे राक्षस को देखते हुए उसने तय किया कि अब उसे खत्म करना है। एमसी ने तीर छोड़ा। तीर जमीन पर गिर पड़ा और एमसी ने सोचा कि यह अचानक हुए झटके के कारण हुआ होगा। दूसरा राक्षस अपने पूरे शरीर से पेड़ के तने को मार रहा था। जब एमसी ने समझा कि उसके धक्के से उसका निशाना चूक गया, एक और तीर छोड़ते हुए एमसी चिल्लाया कि ये राक्षस रास्ते में आ रहा है। हिट के तुरंत बाद खून के छींटे उड़े और एमसी ने समझा कि अब सिर्फ एक दुश्मन बचा है। नीचे देखते हुए एमसी समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ गायब हो गया। एमसी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। राक्षस पहले ही एक शाखा पर लटक रहा था और गुर्रा रहा था। निशाना लगाते हुए एमसी ने कहा कि अच्छा प्रयास था। एमसी ने हाथ से अपना चेहरा पोंछा। राक्षस को देखते हुए एमसी ने सोचा कि क्या यह आखिरी जीव है। तभी वो अचानक गरजने लगा। खून के छींटे उड़े। जब एमसी ने कहा कि ये राक्षस बेहद जिद्दी हैं, पत्थर के पास बैठते हुए एमसी ने कहा कि उसने सोचा था अब वो खत्म हो गया। लाशों को देखते हुए उसे याद आया कि वो एक को बड़ी मुश्किल से मार पाया था और फिर 4 उस पर टूट पड़े, जो उसके लिए वाकई बहुत खतरनाक था। मुंह खोलते हुए एमसी ने यह भी कहा कि उसकी क्षमताओं की बदौलत ही वो अब तक जिंदा है। तभी लड़की ने कहा कि उसकी क्षमता और स्तर दोनों बदल गए हैं। उसके सामने 2 सूचनाएं दिखाई दी, एक स्तर बढ़ने की और दूसरी क्रशिंग ब्लो कौशल के सुधार की। आंखें चौड़ी करते हुए एमसी को यकीन नहीं हुआ कि कौशल और स्तर दोनों में सुधार हुआ है। अचानक एमसी मुड़ा। पीछे पड़े शवों को देखते हुए एमसी ने सोचा कि अब इन सभी प्राणियों को कैसे घसीटे। एमसी का बैकपैक जमीन पर पड़ा था। एक शव जमीन पर गिरा। माथा पोंछते हुए एमसी ने कहा कि लगता है उसने सबको घसीट लिया है। उन्हें देखते हुए एमसी ने तय किया कि और राक्षसों के खून की गंध सूंघने से पहले काम पर लगना होगा। उसकी तलवार पर हल्की चमक उभरी। राक्षस के पास झुकते हुए एमसी ने कहा कि ये दुश्मन निचले दर्जे के हैं, जैसे वोलैक्स, इसलिए इन्हें किसी विशेष पोर्टर की आरी के बिना भी काटा जा सकता है। राक्षस की मांस में वार करते हुए एमसी ने कहा कि आखिरकार उसे मिल गया। हाथ बढ़ाते हुए एमसी ने पूछा कि तुम लोग कहाँ छिपे थे। उसके हाथ में गुलाबी क्रिस्टल था। ध्यान से उसे देखते हुए एमसी ने कहा कि देखना होगा ये पत्थर कितना मजबूत है। उसे ऊपर उठाते हुए एमसी ने पूछा कि क्या ये पत्थर निचले दर्जे का है। तुरंत ही एग्जीक्यूशनर स्किल के सुधार की सूचना आई। उसे देखते हुए एमसी ने पूछा कि ये कैसे हुआ और तय किया कि अब जितने ज्यादा संभव हो उतने प्राणियों को पकड़ना होगा। पेड़ पर तितली बैठी थी। अचानक उसके पास कुछ प्रकट हुआ। वह एक हुक था। अचानक एक और राक्षस आ गया। रस्सी ने तुरंत उसे बांध लिया। एमसी ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। दांत भींचते हुए एमसी ने दुश्मन को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। एमसी ने रस्सी खींचना शुरू किया। राक्षस जमीन पर पड़ा था। अचानक उसने उसे हवा में उठा लिया। तुरंत बाद उसने एक हाथ छोड़ दिया। राक्षस का शरीर एक पेड़ के तने से टकराया। उस जगह से धूल का गुबार उठा। राक्षस जमीन पर पड़ा था और एमसी ने सोचा कि पहली ही बार में सफल हुआ जैसा सोचा था। अचानक उसके पीछे एक और राक्षस आया और गुर्राया। मुड़ते हुए एमसी ने पूछा कि एक और जीव अचानक क्यों आ गया। वह उसकी ओर बढ़ा। गाइड पीछे हटा। समझ गया कि ऐसी स्थिति में पहले पीछे हटना ही बेहतर है। एमसी पीछे हटा। तय किया कि पहले हमले से बचना होगा। उसका हाथ फिर से नीली चमक से भर गया जब उसने नाइफ में माना डालनी पड़ी। तुरंत बाद एमसी ने दुश्मन पर क्रशिंग ब्लो का प्रयोग किया। राक्षस के मुंह से खून फूट पड़ा और एमसी को एहसास हुआ कि सब वैसा ही हुआ जैसा चाहिए था। नीचे देखते हुए एमसी ने जाना कि अब उसे इसकी आदत हो गई है। उसका हाथ अभी भी उसी चमक से ढका था जब उसने सोचा कि अब आखिरकार उसे सही तरीका समझ में आ गया है। पेड़ों की चोटियां दिखाई दी। जमीन पर एक बैग पड़ा था। पास में क्रिस्टल से भरा एक संदूक था। सिस्टम विंडो को देखते हुए एमसी को एहसास हुआ कि वह पूरा दिन शिकार करता रहा और अब वह स्तर 8 तक पहुंच चुका है और यह भी समझा कि उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। उसके सामने एक कैरेक्टरिस्टिक्स विंडो थी जहां उसने कहा कि उसका माना कंपल्शन और कंट्रोल स्किल भी रैंक ई तक पहुंच गया है
और कुछ नई क्षमताएं भी आई हैं। उसकी नजर चेन मास्टर और पियर्स्ड स्किल्स पर ठहर गई। छाती पर हाथ बांधकर एमसी ने कैबीज को पुकारा। मुस्कुराते हुए लड़की ने उसके सवाल को सुना कि क्या वह नई क्षमताओं की पूरी जानकारी दिखा सकती है, और उसने हाँ में जवाब दिया। उसके सामने 2 विंडोज आ गईं, जिनमें हर कौशल का विवरण लिखा था। मुंह खोलते हुए एमसी ने पूछा कि क्या ये किसी प्रकार की पैसिव एबिलिटीज हैं? राक्षसों के शव अब भी जमीन पर पड़े थे जब एमसी ने कहा कि अब सब साफ है, क्योंकि आज उसने करीब 30 वोलैक्स को मारा और इसी वजह से उसे ये क्षमताएं मिली, और असिस्टेंट ने उसे सहमति दी। एमसी ने दोबारा कैरेक्टरिस्टिक्स विंडो की ओर देखा, कुछ पूछने को तैयार। मुंह खोलते हुए एमसी ने पूछा कि अब उसे पॉइंट्स कहां स्थानांतरित करने चाहिए। लड़की शव के पास खड़ी थी जब एमसी ने सोचा कि ज्यादातर मामलों में उसे मैजिक पर निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए वह माना रिजर्व बढ़ा सकता है। थोड़ी पर हाथ रखते हुए उसने यह भी समझा कि अपने कौशलों का बेहतर उपयोग करने के लिए उसे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं बढ़ानी होंगी। सिस्टम विंडो को देखते हुए एमसी ने तय किया कि लक के अलावा हर विशेषता में 5 पॉइंट्स वितरित करेगा। अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे वही एहसास हुआ जब एक आवाज आई कि वितरण पूरा हो गया है और क्षमताएं पुनः विन्यस्त की जा रही हैं। अपने हाथ को देखते हुए एमसी ने कहा कि यह बेहद अजीब है कि उसका शरीर इतनी तेजी से वास्तविक समय में बदल रहा है। एमसी मुड़ा। राक्षसों के शवों को देखते हुए एमसी ने सोचा कि अब इनके साथ क्या किया जाए। मुंह खोलते हुए एमसी ने पूछा कि क्या वे आज के लिए खत्म कर सकते हैं। एक बैरियर उभरा। सैनिक मुंह खोलते हुए बोला कि उन्हें निरीक्षण करना है और पूछा कि क्या वह एमसी को आईडी दिखाने और ट्रक की जांच करने देगा। उसी ने हाँ में जवाब दिया। एमसी ने गाड़ी का पिछला हिस्सा खोला। वहां कई राक्षसों के शव पड़े थे और सैनिक ने नोट किया कि उसने बहुत सारे पकड़े हैं। कार्ड हाथ में लेते हुए एमसी ने समझाया कि उसे उन्हें पकड़ना जरूरी नहीं था। एक राक्षस को देखते हुए सैनिक ने कहा कि एमसी ने रास्ते में उन्हें प्रवेश दस्तावेज दिखाए थे और पूछा कि क्या वह इन प्राणियों में से किसी को जिंदा लेकर जा रहा है। उसी ने ना में जवाब दिया। मुड़ते हुए गार्ड ने कहा कि सब ठीक है और उसके साथी ने उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। सर खुजाते हुए एमसी ने उन्हें अच्छे काम की शुभकामनाएं दी। दरवाजा बंद करते हुए उसे एहसास हुआ कि सब ठीक चला। सीट बेल्ट लगाते हुए उसने समझा कि सैनिक बस एंट्री पर ही दस्तावेज जांचते हैं, जैसा उम्मीद थी। गाड़ी बैरियर के सामने खड़ी थी। गाड़ी चलाते हुए उसने महसूस किया कि अगली बार जब उसे यहाँ आना होगा तो उसे आधिकारिक हंटर बनना पड़ेगा। जंगल दिखाई दिया। फावड़ा जमीन में गड़ा था। ट्रक का पिछला हिस्सा खुला था। राक्षस का शरीर गड्ढे में गिरा। माथा पहुंचते हुए एमसी ने कहा कि पहले उसे इन राक्षसों के शवों को दफनाना होगा ताकि चौकी पर शक ना हो, और खुद से पूछा कि क्या ये आखिरी था। गाड़ी के पास खड़े होकर एमसी ने कहा कि यह सब पैसे के लिए था, और क्योंकि उसे यह सब गैर कानूनी तरीके से करना पड़ा, इसीलिए कोई भी फैक्ट्री उससे ये राक्षस नहीं खरीदेगी। फावड़ा पकड़ते हुए एमसी ने समझा कि अगर गलती हुई और वह पकड़ा गया तो उसे जरूर जेल जाना पड़ेगा। दोनों हाथों से फावड़ा उठाते हुए एमसी ने यह भी महसूस किया कि अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। गड्ढा खोदते हुए उसने कहा कि अब काम करना होगा। दरवाजा खुला। एमसी ने स्विच पर हाथ रखा। बैकपैक जमीन पर गिरा। मैट्रेस नजर आया। एमसी पहले ही बिस्तर पर लेटा हुआ था, समझ रहा था कि आखिरकार वह घर लौट आया है। शहर पर रात छा गई थी। एमसी अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा तकी में दबा हुआ था। उसके हाथ के पास एक फोन पड़ा था। एमसी ने उसे हाथ में लिया, यह समझने की कोशिश करते हुए कि समय क्या हुआ है। फोन पर समय दिखाई दिया। पहाड़ी पर बने घर दिखाई दिए और एमसी ने समझा कि वह पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहा। सिंक में बर्तन रखे थे जब एमसी ने कहा कि कल घर लौटने के बाद उसने 20 घंटे तक सोया था। कपड़े सुखाने के स्टैंड पर कुछ टंगा था और एमसी ने नोट किया कि उसने अपने शिकार के दौरान बहुत सारा माना खर्च कर दिया था। पत्थर पोंछते हुए उसने सोचा कि कहीं उसने ज्यादा तो नहीं कर दिया। तुरंत बाद पत्थर डिब्बे में चला गया। छाती पर हाथ बांधकर एमसी ने सोचा कि अब इनके साथ क्या किया जाए। पत्थरों को देखते हुए एमसी ने कहा कि उसे पता था कि इन जादुई क्रिस्टल्स में से हर एक की कीमत कई मिलियन वॉन है, और इसीलिए अगर इन्हें बेचा ना जाए तो इनका कोई उपयोग नहीं। दीवार के पास एक धनुष भी रखा था और एमसी ने समझा कि फैक्ट्री उन पत्थरों को नहीं खरीदेगी जो अवैध रूप से इकट्ठा किए गए हैं। अपने आप को हथकड़ियों में कल्पना करते हुए एमसी ने महसूस किया कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। एमसी ने कहा कि चाहे जितना भी सोच ले, उसे इन पत्थरों को बेचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, और ये भी कि वो इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि वो इन्हें किसी ब्लैक मार्केट में बेच पाएगा या नहीं। अपने फोन को देखते हुए एमसी ने ब्लैक मार्केट के बारे में कुछ कहा और सोचा कि कोई व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। एमसी नजरें फेरता है जब उसे आवाज दी जाती है। ताइसू ने हाथ उठाकर पूछा कि एमसी कैसे है। उसे गले लगाते हुए उस आदमी ने पूछा कि आधी रात में उसे ऐसे बूढ़े आदमी की क्या जरूरत पड़ी। वे दोनों तंबू के अंदर गए जब मैनेजर ने कहा कि पहले अंदर जाकर बात करते हैं। अंदर एक मेज थी। सामने बैठते हुए
आदमी ने कहा कि वो उसे कई बार बता चुका है कि कैसे वो युद्ध के मैदान में अपनी जान लगभग खो चुका था। गिलास हाथ में लेते हुए उसने समझाया कि अगर वो सब तब न हुआ होता तो वे दोनों अब यहाँ नहीं बैठे होते। एमसी ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें। एमसी ने कहा कि उसे खुशी है कि सब ठीक रहा, सोचते हुए कि क्या अब ये बात बताना सही भी है या नहीं। मैनेजर के हाथ में अब भी गिलास था जब एमसी ने महसूस किया कि वो इस आदमी से कुछ छिपा रहा है। आंखें थोड़ी खोलते हुए सामने वाले ने पूछा कि एमसी ने उसे बुलाया किस लिए। वे आमने सामने बैठे थे जब मैनेजर ने कहा कि उसे नहीं लगता कि एमसी ने सिर्फ शराब पीने के लिए मिलने का फैसला किया है, क्योंकि यहां आने के बाद से ही वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मुंह चौड़ा करते हुए एमसी ने उस आदमी का सवाल सुना कि क्या वो उससे अपनी शक्ति के बारे में बताना चाहता है जो जागने के बाद उसे मिली थी। उसे देखते हुए एमसी ने पूछा कि क्या उसे ये सब पहले से पता था। ताइसू ने समझाया कि वो बहुत समय से इस दुनिया में रह रहा है, इसलिए ये ध्यान में न आना असंभव था। छिपकली को याद करते हुए एमसी ने सुना कि उसने बताया कि जब एमसी ने उस चांदी के तराजू वाले राक्षस को अकेले ही मार दिया था तभी उसे शक हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने बैठते हुए एमसी ने माफी मांगी कि उसने पहले नहीं बताया। दूसरे आदमी ने कहा कि सब ठीक है, वो तो बस ये जानना चाहता था कि वो कब बताएगा। मेज पर हाथ रखते हुए मैनेजर ने पूछा कि जागृत होना कैसा लगता है और ये सब उसके साथ कैसे हुआ। जेब में हाथ डालते हुए एमसी ने कहा कि एक कारण है जिसके लिए वे यहाँ बैठे हैं। पैकेट को देखते हुए आदमी ने पूछा कि ये क्या है। अंदर एक मैजिक स्टोन था। गिलास मेज पर गिरा। उसे हाथ में लेते हुए मैनेजर ने कहा कि एमसी को विस्तार से बताना चाहिए कि ये पत्थर उसे कहाँ से मिला। एमसी के सब कुछ बताने के बाद आदमी ने गहरी सांस ली। जब से वो जागृत हुआ था तब से लेकर अब तक की हर बात। गिलास पकड़ते हुए ताइसू ने कहा कि एमसी को तुरंत कर्जा चुकाना था, लेकिन उसके पास आधिकारिक रूप से हंटर के तौर पर पंजीकरण कराने का समय नहीं था। इसलिए उसने गैर कानूनी तरीके से हंटर बनने का फैसला किया और पूछा कि क्या बस यही बात बताने आया था। आंखें बंद करते हुए एमसी ने हाँ में जवाब दिया, समझते हुए कि उसने ये नहीं बताया कि वो एक यूनिक अवेकेंड है, क्योंकि वो बातचीत को और जटिल नहीं बनाना चाहता था। सर झुकाते हुए आदमी ने कहा कि अब उसे समझ आ गया कि एमसी इस दौरान क्या कर रहा था। एमसी ने माफी मांगी और सामने वाले ने कहा कि सब ठीक है, क्योंकि उसके पास ये चुनने का मौका नहीं था कि वो ऐसी स्थिति में हो या नहीं। उसे देखते हुए ताइसू ने पूछा कि क्या वो ब्लैक मार्केट के बारे में उससे कुछ सुनना चाहता है, जिस पर उसने हाँ में जवाब दिया। नजरें झुकाते हुए एमसी ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता और उसे लगा कि सामने वाला कुछ बता सकता है। आदमी ने छाती पर हाथ बांध लिए। हाथ उठाते हुए उसने पूछा कि क्या वो मालिक से पेन और कागज उधार ले सकता है, जिसने तुरंत कहा कि वो ले आता है। मैनेजर ने कागज पर कुछ लिखा। कागज सौंपते हुए उसने कहा कि ब्लैक मार्केट से संबंधित सारी जानकारी इसमें है और जब वो वहां पहुंचे तो बस मैनेजर का नाम बताना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एमसी ने कागज को देखा जब आदमी ने समझाया कि ये आखिरी बार है जो वो उसकी मदद करेगा, क्योंकि अब दोबारा मिलना जरूरी नहीं। कुर्सी से उठते हुए उसने कहा कि इस स्थिति में वो पहले जाएगा। नीचे देखते हुए ताइसू ने कहा कि एमसी को कामयाबी मिले। सर झुकाते हुए एमसी ने कहा कि वो उसका ऋणी रहेगा। हाथ हिलाते हुए आदमी ने उसे शुभकामनाएं दी। एमसी ने कागज पर हाथ रखा। एमसी बाहर निकला। एक निशान दिखाई दिया। दरवाजे के सामने खड़े होकर एमसी ने समझा कि ताइसू की बातों के अनुसार यही सही जगह है। एमसी सीढ़ियां उतर गया। आगे एक और दरवाजा था। उसे देखते हुए एमसी ने समझा कि वो लोहे का है। तुरंत बाद उसने उस पर दस्तक दी। उसमें लगी एक छोटी खिड़की खुलने लगी। उधर देखते हुए एमसी ने किसी की आवाज सुनी कि यहाँ उसके जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है और उसे निकल जाना चाहिए। दरवाजे के पार देखते हुए एमसी ने कहा कि वो ताइसू की तरफ से आया है और प्रतिक्रिया देखकर समझ गया कि यही सही जगह है। दरवाजा खुलने लगा। आगे अंधेरा था और किसी ने कहा कि वो अंदर आ सकता है। एमसी अंदर गया। किसी ने मुंह खोलते हुए पूछा कि क्या मैनेजर ने ही उसे यहाँ भेजा। टेबल पर हाथ रखे एक औरत ने पूछा कि एमसी को क्या चाहिए। इस कमरे में एक पिंजरे में कोई जीव था। वहां अलग अलग चीजों से भरे कई जार भी रखे थे। टेबल पर बैठी औरत ने कहा कि उसने ये नाम बहुत समय से नहीं सुना। एमसी एक पहरेदार के पास खड़ा था जब उसने कहा कि उसे यकीन नहीं होता कि वो आदमी अब भी जिंदा है। औरत पूछा कि क्या वो आदमी अब भी एक निकम्मे मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। एमसी ने उसे देखा और कहा कि वो यहाँ फालतू बातें करने नहीं आया है। आदमी ने एमसी के सवाल को सुना कि औरत ने उससे ये बात खुद क्यों नहीं पूछी और बोला कि ये लड़का बदतमीज है। उसने मुट्ठी उठाई और चिल्लाया कि उसने बड़ों से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की। उसकी मुट्ठी सीधे उसकी ओर थी जब अचानक मुखिया ने उसे रोकने को कहा। आदमी ने उसकी ओर देखा और फिर पूछा तो उसने कहा कि वो मेहमान को हरा नहीं पाएगा। एमसी अब भी वहीं खड़ा था
और आदमी ने दोबारा पूछा। मुस्कुराते हुए औरत ने कहा कि ताइसु ने उनके पास बहुत दिलचस्प व्यक्ति भेजा है। उसे देखते हुए उसने पूछा कि वो यहाँ किस कारण आया है। एमसी ने थोड़ा सिर झुकाया। कमरे में रोशनी थी। मेज पर जादुई क्रिस्टल से भरा एक डिब्बा रखा था। चश्मा ठीक करते हुए मुखिया ने पूछा कि क्या ये निम्न श्रेणी के मैजिक स्टोन है। नीचे देखते हुए एमसी ने कहा कि वो इन्हें बेचना चाहता है। औरत ने कहा कि जितने पत्थर उसने इकट्ठा किए हैं उससे लगता है कि उसके पास काफी अच्छी क्षमताएं हैं। झुकते हुए उसने कहा कि ये सब जानना उसके लिए जरूरी नहीं है। वो औरत हंसी और बोली कि वो सब समझ गई। टेबल पर बैठी उसने पूछा कि क्या वो उसे अपनी हंटर लाइसेंस दिखा सकता है। हाथ उठाते हुए एमसी ने पूछा कि दिखाने की क्या जरूरत है, और औरत ने समझाया कि ये दुनिया तरह तरह के लोगों से भरी हुई है, इसलिए पता नहीं कौन उसके पास आ जाए। उसे देखते हुए एमसी ने कहा कि बेकार की बातें बंद करे और पूछा कि क्या वो पत्थर खरीदेगी। चश्मा ठीक करते हुए औरत ने कहा कि उसे पता था कि बात यहीं तक पहुंचेगी। दराज खोलते हुए मुखिया ने कहा कि अब उसे जो चाहिए वो सब निकालना होगा। टेबल पर एक यंत्र रखते हुए उसने कहा कि पहले पत्थरों की घनत्व मापनी होगी। पत्थर उस यंत्र पर गिरने लगे। डिस्प्ले पर कुछ रेखाएं उभरी। तुरंत बाद उस पर एक मान दिखाई दिया। आगे देखते हुए एमसी ने समझा कि उसने शुरू में सोचा था कि मान 2400 से अधिक आएगा, और उसने सोचा कि शायद कुछ पत्थर खराब है, और ये भी कि कहने को कुछ नहीं, क्योंकि वोलैक्स वैसे भी बहुत कीमती राक्षस नहीं था। सर झुकाते हुए औरत ने पत्थरों की घनत्व और मात्रा के बारे में कुछ कहना शुरू किया। छाती पर हाथ बांधकर उसने कहा कि एमसी वोलैक्स का शिकार कर रहा था। कुर्सी पर बैठी मुखिया ने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि ऐसे पत्थरों में अक्सर दोष होते हैं, और इसलिए कोई साधारण हंटर ऐसे प्राणियों के पीछे नहीं जाता। टेबल पर हाथ रखते हुए उसने कुछ कहना शुरू किया। मुस्कुराते हुए औरत ने पूछा कि क्या एमसी उससे कुछ छिपा रहा है। भौहें चढ़ाते हुए एमसी ने पूछा कि क्या वो पत्थर खरीदेगी, और उसने जवाब दिया कि हाँ, वो निश्चित रूप से खरीदेगी। आंखें चौड़ी करते हुए उसने कहा कि वो इन पत्थरों के लिए सिर्फ 8 मिलियन वॉन देगी। एमसी ने फिर पूछा, मेज पर हाथ मारते हुए। उसकी ओर झुककर उसने चिल्लाया कि वो किसे बेवकूफ बना रही है, क्योंकि उसे जरूर पता होगा कि इन क्रिस्टल्स की असली कीमत अब कितनी है। मुट्ठी कसते हुए आदमी ने कहा कि अब उसका सब्र जवाब दे चुका है। मुखिया ने दोबारा उसे रोकने का आदेश दिया। सर झुकाते हुए बड़ा आदमी कुछ कहने ही वाला था। उसे देखते हुए एमसी को समझ नहीं आया कि ये अजीब सा एहसास क्या है। मुस्कुराते हुए औरत ने पूछा कि वे कहाँ रुके थे, और एमसी ने महसूस किया कि उसके आसपास सब कुछ जैसे थम गया है। उसे देखते हुए मुखिया ने पूछा कि क्या उसे दोहराना चाहिए, और एमसी ने ना में जवाब दिया और माफी मांगी। चश्मा ठीक करते हुए उसने पूछा कि क्या वे पत्थरों की कीमत की बात कर रहे थे, जबकि एमसी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये बूढ़ी औरत आखिर है कौन। सर झुकाते हुए उसने उसकी बातें सुनी कि उसे इन पत्थरों की असली कीमत का पता है। वे पत्थर अब भी यंत्र पर रखे थे। जब मुखिया ने कहा कि उसका मतलब ये था कि हंटर एसोसिएशन इन क्रिस्टल्स को कितने में खरीदेगी, उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, खासकर किसी गैर आधिकारिक हंटर के लिए। मुस्कुराते हुए बूढ़ी औरत ने पूछा कि क्या उसने सही अनुमान लगाया। आंखें चौड़ी करते हुए एमसी ने समझा कि ये औरत उसे पूरी तरह पहचान चुकी थी। जब उसने कहा, ये सब तुम्हारे चेहरे पर लिखा है,